नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लोकतंत्र में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। पाकिस्तान में वरिष्ठ भारतीय राजनयिक के उत्पीड़न का मामला एक बार फिर से सामने आया है। भारतीय प्रभारी गौरव अहलूवालिया की कार का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक सदस्य ने मोटरसाइकिल से पीछा किया है। सूत्रों की माने तो आईएसआई ने गौरव अहलूवालिया का उत्पीड़न करने और उन पर नजर रखने के लिए उनके आवास के बाहर कई कारों और बाइकों का जमावड़ा लगा रखा है। इसमें बैठे आईएसआई के जासूस हर वक्त भारतीय राजनयिक पर नजर रख रहे हैं। दरअसल कुछ ही दिन पहले नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 कर्मचारियों को भारतीय सेना की जासूसी करते हुए पकड़ा गया था और उन्हें वापस पाकिस्तान भेज दिया गया था। पाकिस्तान अपनी इस खुन्नस में किसी न किसी बहाने भारतीय उच्चायोग के अफसरों को परेशान कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक मार्च के महीने में भी पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग ने अपने अधिकारियों और स्टाफ का लगातार उत्पीड़न करने पर इस्लामाबाद के विदेश मंत्रालय को कड़ा संदेश दिया था। इस नोट में भारत ने मार्च में हुई 13 घटनाओं का उल्लेख करते हुए पाकिस्तान को ऐसी घटनाएं रोकने को कहा था और मामले की जांच कराने को भी कहा है। भारत ने पाकिस्तानी एजेंसियों से इन मामलों की तत्काल जांच कराने को कहते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं आगे से नहीं होनी चाहिए। नोट में यह भी कहा गया कि उत्पीड़न की ऐसी घटनाएं साफ तौर पर राजनयिक संबंधों पर वियना सम्मेलन 1961 का सीधा उल्लंघन है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिजनों की जिम्मेदारी पाकिस्तानी सरकार की है। 8 मार्च को भारतीय उच्चायोग के फर्स्ट सेक्रेटरी की कार का आक्रामक तरीके से पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने पीछा किया था। बताया जाता है कि 8 मार्च को ही नौसैनिक सलाहकार का भी पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने पीछा किया था। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में 2 भारतीय अफसरों को धमकी भरे गुमनाम फोन आते रहे हैं। बीते 9 मार्च को भी भारतीय उप उच्चायुक्त की गाड़ी का एक बाइक से पीछा किया गया था। अगले दिन फिर जब वह अपने घर से बाजार जा रहे थे तो फिर बाइक सवार पाकिस्तानी खुफिया अफसर ने उनका आक्रामक तरीके से पीछा किया। दिल्ली पुलिस ने 31 मई को पाकिस्तानी दूतावास के 2 अधिकारियों को जासूसी करते वक्त रंगे हाथों पकड़ा था। इनको उस वक्त पकड़ा गया था जब ये व्यक्ति को पैसों का लालच देकर सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज हासिल करने की कोशिश में थे। दोनों अधिकारी दूतावास में वीजा असिस्टेंट के तौर पर काम करते थे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करते पकड़े जाने पर इन अधिकारियों ने खुद को भारतीय नागरिक साबित करने की शर्मनाक कोशिश भी की थी। इनके पास से फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए थे। इन दोनों को अगले ही दिन पाकिस्तान लौटा दिया गया था। तो इस तरह से पाकिस्तानी एजेंसियों द्वारा भारतीय अफसरों की जासूसी करने का, खुफिया जासूसी करने का जो मामला है वो लगातार सामने आता रहा है। इन सब के बीच में अब क्या कदम सरकार के द्वारा उठाए जाने चाहिए सुरक्षा को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर, सीमावर्ती इलाकों को लेकर, ये देखने वाली बात होगी। बता दें कि इसके पहले 8 मार्च को भी नौसैनिक सलाहकार का पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने पीछा किया था। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में 2 भारतीय अफसरों को धमकी भरे गुमनाम फोन भी आते रहे हैं। बीते 9 मार्च को भी भारतीय उप उच्चायुक्त की गाड़ी का एक बाइक से पीछा किया गया था। अगले दिन फिर जब वे अपने घर से बाहर जा रहे थे तो बाइक सवार पाकिस्तानी खुफिया अफसर ने उनका आक्रामक तरीके से पीछा किया था। दरअसल दिल्ली पुलिस ने 31 मई को पाकिस्तानी दूतावास के 2 अधिकारियों को जासूसी करते वक्त रंगे हाथों पकड़ा था। इनको उस वक्त पकड़ा गया जब ये एक व्यक्ति को पैसों का लालच देकर सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज हासिल करने की कोशिश में थे। दोनों अधिकारी दूतावास में वीजा असिस्टेंट के तौर पर काम करते थे। तो इस तरह से लगातार खुफिया एजेंसियों के द्वारा भारतीय अफसरों के जासूसी के मामले सामने आते रहे। इस विषय पर आज हम चर्चा के लिए हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं डॉक्टर दीपक बोहरा साहब। आप विदेश मामलों के जानकार हैं सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ एलन राव साहब मौजूद है चर्चा में। आप पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के, सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर संदीप थापर साहब चर्चा में शामिल होंगे। आप डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे, सर बहुत स्वागत है आपका। और इसी के साथ अजय कौल जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे, एपीएन के एडिटर हैं, सर बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। जिस तरह से डॉक्टर दीपक बोहरा साहब, सवाल मेरा आपसे है, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई है, खबरें सामने आई है कि खुफिया एजेंसियों के द्वारा हिंदुस्तानी अफसरों का जिस तरह से पीछा किया जा रहा है और क्या कुछ इसके पीछे वजह है, और ऐसे में किस तरह से देखेंगे आप इस तरह की तस्वीरों को, इस तरह की खबरों को? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरे बाल इस तरह से हैं। मैं और से तो काट के रखता हूँ अच्छी तरह, लेकिन कई दिनों से नाई की दुकान बंद है, सो माय हेयर इज ग्रोइंग फास्ट। पहला प्रश्न जो आपने मुझसे पूछा है कि हालात जो मौजूदा स्थिति है उस पर उठ गए, तो अगर आप 1 मिनट दें तो मैं आप थोड़ा सा
जब मेरे मेरे भाव, चाहे भारत पाकिस्तान है, चाहे इरिट्रिया इथियोपिया है, चाहे सूडान साउथ सूडान, चाहे संयुक्त सोवियत संघ का टूट, जब भी कोई हिस्सा इस देश का या एक परिवार का दूसरे से अलग होता है, कोई भी कारण हो, उस समय वो दिखाने की कोशिश करता है कि आपके बिना मैं ज्यादा प्रगति, आई एम बेटर ऑफ। उसके साथ साथ आपकी खोज अपनी पहचान, क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी। दूसरा आता है खोज बराबरी की, क्वेस्ट फॉर पैरिटी। और तीसरी आती है रेलेवेंस की, भाई मेरी जगह है। तो जब से वो आजाद, जब से पाकिस्तान बना है, इस अलायंस में गया, इस अलायंस में गया कि भाई मेरा भी कोई व्यक्तित्व है, मेरा भी कोई इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, मैं ये करूंगा वो तो ये चीज हमेशा क्वेस्ट फॉर पैरिटी, बराबरी की, हमेशा से। ये भी याद रखिए कि अगले साल फिर साहब आपके साथ बैठे हैं, अगले साल बांग्लादेश की आजादी के 50 साल। दैट इज अ मेथड। जो लोग पाकिस्तान का जो नीतियां बनाते हैं, वो लोग सब याद रखते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश पाकिस्तान, वो भूले नहीं। तो इनकी मानसिकता, तो जो आप अब देख रहे हैं कि कुछ हमारे ऑफिसर्स को, हमारे कार्यकर्ता शारजिद अफेयर है या हमने उन लोगों को, ये सब कुछ जाता है टू दैट मानसिकता कि किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में भारत के साथ पैरिटी चाहता हूं, समानता चाहता हूं भारत का। आपको याद होगा कि उनके एक प्रधानमंत्री जुल्फिकार ने कहा था, हम घास खाएंगे तो दिस कांस्टेंट क्वेस्ट जो है, ये उनका ऑब्सेशन। और जो कुछ आप अभी देख रहे हैं, वो ये बताने के लिए है कि जो भी करेंगे हम भी आपके बराबर करेंगे। बराबरी 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 जो उनको मिल नहीं रही है। 2009-10 से पर कैपिटा जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, भारत का बराबर था पाकिस्तान के 2009-2010। उसके बाद शुरू हुआ, हम लोग ओवरटेक कर गए और आज कहां से कहां निकल गए। सोशल जो कोहिजन है भारत में, कहां से कहां निकल गई, वो लोग फंसे हुए हैं आपस में उनके झगड़े। मिलिटरीली वो ये देख रहे हैं कि कन्वेंशनल तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। सो अगेन दिस क्वेस्ट फॉर पैरिटी, जब तक वो नहीं समझेंगे, वो उनके जो लीडर्स हैं या लोग हैं कि हम भारत के साथ मित्रता करके उसका फायदा उठा सकते हैं हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। आइडेंटिटी में क्या हुआ कि हम लोग एशियन नहीं है, हम तो पहले बोले हम सेंट्रल एशियन है। सेंट्रल एशियन बोले अरे भाईजान आप हमारी तरह कहां लगते हो, तो बोले अच्छा हम अरब्स हैं। तो अरब्स हमें कहा करते थे अगर ये लोग अरब्स हैं तो हम तो फिर यूरोपियन हो। अब वो टर्किश बना रहे हैं अपने आप को, जो हमें नजर आ रहा है। तो ये कांस्टेंट सर्च फॉर एन एंटी इंडियन, नॉन इंडियन आइडेंटिटी, ये चीजें अगर आप याद रखें तो उनका जो व्यवहार है वो बड़े स्पष्ट रूप से आप समझ पाएंगे। ठीक है। आई मीन टेलिंग करना और हैरास करना, साइकोलॉजिकली हैरास करना, हाउ पैरिटी कैसे आएगी ये? हाउ इज इट एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अगर आप एक चीज करोगे तो मैं 1.5 करूं, क्योंकि मैं आपसे कम नहीं। I've seen this, you know, this kind of harassment हमारे डिप्लोमेट्स की मैंने देखी है। मैं तो फॉरेन सर्विस 1973 में मैं भर्ती हुआ था, तब से आज तक ये कई ऐसे हाथ उन्होंने मारा पीटी भी हुई है, लोगों को तंग किया है, धक्का मारा है, सर्वेलेंस किया गया। बट दिस इज द साइन ऑफ एन इमेच्योर पॉलिसी। हम लोग ये नहीं करते। आपसे मैं एक अनुरोध करूंगा कि कुछ उनकी किताबें पढ़िएगा, कभी कभी जो स्कूल में पढ़ते हैं। हमारे दुश्मन हिंदू हैं, हम अपनी किताबों में ये कभी नहीं लिखते कि हमारे दुश्मन मुसलमान है। भले ही कोई कह सकता है हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, लेकिन एक कौम को हम दुश्मन नहीं ठहरा, उनका हिंदू हमारे दुश्मन। तो ऑलवेज इट इज कि जो कुछ आप करोगे मैं उससे बढ़ गया। सो डू यू वांट टू से, तो डॉक्टर वोरा, डू यू वांट टू से कि जो इंडिया ने यहाँ पे स्पाइंग के लिए पकड़े गए लोग, इट वाज रिटेलिएशन टू दैट? Oh, completely. They have done this all the time. जब भी हमने उनके लोगों को यहाँ पकड़ा है, एक्सपेल किया है, वो टिट फॉर टैट में बिलीव करते हैं, एंड इट्स टू टिट फॉर टैट काइंड ऑफ थिंग, यू नो, कि हम आपसे ज्यादा करेंगे जो आपने किया। ये इट्स अ साइन ऑफ इमेच्योरिटी इन इंटरनेशनल रिलेशन। मैं आपसे एक सवाल पूछता, देखिए इस समय ये महामारी चल रही है ना, चाइनीज महामारी, जो पूरी दुनिया में 128 देशों को आपके देश भारत ने मदद भेजी, और 100 से ज्यादा देश इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास गए कि हमारी मदद करो। भारत नहीं गया, पाकिस्तान गया है। नाउ दिस हर्ट्स देम, ये उनको चोट लगती है, देयर क्वेस्ट फॉर पैरिटी, तो उनका बिहेवियर फिर इरेशनल हो जाता है। ये मैंने एरिट्रिया, इथियोपिया के साथ देखा है,
ये मैंने दक्षिण सूडान, जहां मैं राजदूत था, दक्षिण सूडान में देखा। दक्षिण सूडान को अलग हुए 9 साल हो गए, बट इट वॉज ऑलवेज कि हम आपसे ज्यादा अच्छे हैं, अलग होने के बाद हम तरक्की करेंगे, और जो नहीं करेंगे फिर उनका बिहेवियर इरादी। बेसिकली इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उनको। कंप्लीटली, इट्स कंप्लीटली एन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो अपने आप को दिखलाता है इन द फॉर्म ऑफ अ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इज द मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अ सेल्फ स्टार्ट सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। कोई शुरू में कहा था ना कि वो याया खान ने भी, अयूब खान ने जब 1965 में कहा था, तो उसने अपने जनरल्स को लिखा था कि द हिंदू मोरल विल नॉट टेक मोर देन अ कपल ऑफ हार्ड नॉट। हर चीज में हिंदू तो आइडेंटिटी आपने बनाई है। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ ब्रिगेडियर साहब से और बाकी जो विशेषज्ञ हैं। 1940 में एक बार हमको पहली बार बताया गया कि हम अलग कौम है। भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब हुकूमत की थी, बैटल ऑफ प्लासी, वो तो 1757 में था। उस समय हम 2 कौम क्यों नहीं थी? मुगलों के टाइम में हम 2 कौम क्यों नहीं थे? दिल्ली सल्तनत के टाइम में 2 कौम क्यों नहीं थे? एकदम से 1940 में कैसी 2 कौम बन गई? क्योंकि जो उनकी नोबिलिटी की रूलिंग क्लास, उनको लगा अगर भारत स्वाधीन हो जाएगा तो हमारी प्रिविलेज पोजीशन चली जाएगी। द सेम थिंग इन साउथ सुडान, द सेम थिंग इन एरिट्रिया, सेम थिंग आई सीन इन यमन। हर जगह सोवियत संघ जब टूटा था, ये मैं जॉर्जिया में आपका राजदूत था, तो किसी जॉर्जियन से मैंने रूसी भाषा में पूछा, गावरीचा पारूस्की, डू स्पीक रशियन? मुझे जवाब देता है नहीं पारूस्की। रशियन में जवाब देता कि मैं रूसी भाषा। यू नो, देयर इज ऑलवेज दिस फीलिंग कि जब आप अलग होते हैं, देयर आर वैलिड रीजन फॉर दिस, और आप उनसे कम नहीं। तो जॉर्जिया क्यों जंग करता रूस के साथ और बुरी तरह पिटता 2008? ब्रिगेडियर थापर के पास जाएंगे। ब्रिगेडियर थापर साहब, ये स्पाइंग दोनों तरफ से होती है। वी गेस कि इंडिया ऑल्सो डज दैट एंड पाकिस्तान ऑल्सो डज दैट, बट पाकिस्तान इज मोर ब्रूटल इन दिस। आप कैसे देखते हैं इसको? और मे बी मोर वोकल। Firstly, I want to thank you for calling me on your show on 2 counts. One, for calling me, और एक मुझे आपने मौका दिया है डॉक्टर वोरा साहब के साथ किसी ऐसे टॉक में शामिल होने का। मैंने ज्यादा एज का फर्क नहीं है, लेकिन बचपन में मैंने उनको बहुत देखा है। आई एम यूज्ड टू फॉलो हिम एंड सी हिज प्रोग्राम, सो इट्स एन ऑनर सर। थैंक यू। देखिए, जो डॉक्टर वोरा साहब ने बोला बिल्कुल सही है। मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा। आप एक पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी को खड़ा कर दें इकट्ठे सेम ड्रेस में, आप नहीं बता सकते पाकिस्तानी कौन है, हिंदू इंडियन कौन है। भाषा भी सेम है, पंजाबी, उर्दू मिक्स। तो जब हमारा नुमाइंदा पाकिस्तान में जाता है, बाहर जाता है, तो इजिली वो मर्ज कर सकता है क्राउड में। इंफॉर्मेशन लेने के लिए उसे कोई स्पेशल एफर्ट नहीं करना पड़ता, एंड वाइस वर्सा जब पाकिस्तानी यहाँ होते हैं। तो इसीलिए दोनों देश, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा, दोनों देश टेल करते हैं, अपने अपने नुमाइंदों को टेल करते हैं। ये हर जगह होता है। रशिया और यूएसए के एम्बेसी के भी पूरी हिस्ट्री है 60-70s में कोल्ड वॉर में टेल करते हुए, तो ये करते हैं। मुझे याद है मेरा एक मित्र डीए था पाकिस्तान में, एमए, तो वो मुझे बताता, हंस के बताता था कि जब भी बाहर निकलते हैं उनकी गाड़ी साथ में होती थी। तो एक दिन उसने गाड़ी रोक के उस आदमी को बोला, यार तुम 2 गाड़ियां क्यों इस्तेमाल करो, तुम हमारे साथ ही चलो। अगर तुमने हमको टेल ही करना है तो हमारे साथ ही चल पड़ो, हम मार्केट जा रहे हैं। तो ऐसे टेल होता है। लेकिन ये जो ऑफेंसिव टेलिंग, ऑफेंसिव तंग करना, लाइट पीछे था जो एम्बेसी थी, उसकी लाइट भी 6-7 दिन नहीं थी 2 साल पहले, फिर गाड़ी पे टक्कर मारना, ये चीजें दे आर अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सम एक्ट व्हिच हैपेंस। ये क्विड प्रो को होता है, जैसे डॉक्टर वोरा साहब ने बोला। हमने पकड़ा उनके आदमियों को, तो वो 2-4 दिन करेंगे, तब उसके बाद डिप्लोमेटिक रिलेशंस विल गो लिटिल लो, और हफ्ते 10 दिन बाद ठीक हो जाएगा, एंड टिल द नेक्स्ट इवेंट। जैसे आपने बोला अभी कि वो बोलते थे कि हमारे साथ ही चलो। इनफैक्ट आई कैन टेल यू माई एनेक्डोट ऑल्सो। हम एक डेलीगेशन में गए थे पाकिस्तान, आई हैव बीन सेवरल टाइम्स। तो वहाँ पे होटल में ही वो लॉबी में बैठे रहते थे और पूछते थे सुबह ही कि आप कहाँ जा रहे हो। तो हम उनको बोलते थे, भाई साहब हम यहाँ जा रहे हैं, 4-5 जगह हमारा प्रोग्राम है, और बताओ क्या करें। तो ऐसे एनेक्डोट्स हमारे साथ भी होते थे। So they used to tell us also. In fact, one incident I went to a BBC program in Islamabad with a friend, BBC journalist है वो. तो he told me पीछे से टेल कर रहे हैं. In fact, it was too late. उनका प्रोग्राम में जाना था 10-10:30 बजे.
तो मैंने कहा उसके बाद कहाँ जाएंगे? बोला नहीं, वो खाना पूर्ति करेगा, उसके बाद घर जाएगा। ही विल से कि ये बीबीसी प्रोग्राम में गए थे बीबीसी ऑफिस। You know, one of the things, this ultimately reflects insecurity. Yeah. That if you are a mature democratic society. No, I was not a diplomat. I was a journalist. So they were telling us also. Of course, it's जर्नलिस्ट को तो खास कर टेल करते हैं। Journalists are supposed to be more dangerous than diplomats. तो इसी टेलिंग पे आई विल गो टू मिस्टर एलन राव, बिकॉज आई नो एलन राव साहब बहुत ये भी इस टेलिंग में इन्वॉल्व है, एंड फिर ही हैज कॉट सेवरल स्पाइस, पाकिस्तानी स्पाइस, आई नो दैट फॉर श्योर। तो मे बी ही कैन नरेट सम इंसिडेंट्स। माफी चाहेंगे, लेकिन राव साहब हमारे साथ नहीं जुड़े हैं अभी। राव साहब नहीं जुड़े जी, दीपक वोहरा साहब से सवाल। तो वोहरा साहब, मैं एक्चुअली कहना चाहता था कि जैसे आई वाज टेलिंग, ब्रिगेडियर साहब से भी कह रहा था कि हम भी टेलिंग करते हैं, वो भी टेलिंग करते हैं, बट दे आर मोर ब्रूटल एंड मोर ब्रेजन। इनफैक्ट ये तो आज जो हुआ है आलूवालिया के साथ, इनफैक्ट वो तो आई विल से कि इट्स वेरी माइल्ड, बिकॉज देयर हैव बीन इंसिडेंट जहाँ पे हमारे डिप्लोमेट्स को या ऑफिशियल्स को उठा के मारा पीटा, दे हैव बीन कन्फाइंड फॉर आवर्स एंड मार पीट के। आई थिंक वन सुनील कौल और somebody some years, I think decade back, he came in, I covered that because he came in very bad shape. He was so brutally beaten up. तो इस टाइम तो how do you see it? वो जिनको मारा था वो मेरे बैचमेट थे, तो मैं जानता हूँ कि वहाँ क्या हुआ था। मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूँ। Again, you have narrated an anecdote. Thank you very much. I'll tell you another one. I was posted in Washington. मैं 1982 से 85 तक वाशिंगटन में था। तो उस समय सोवियत संघ था, भी टूटा नहीं था। और उनसे कई बार वहां पे वाशिंगटन में एक बड़ी समस्या होती थी, वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में कार पार्किंग। भले ही हमारे डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट से हम लोग तो एज एन एम्बेसी ऑफ इंडिया हम लोग गलत जगह पार्किंग सोवियत संघ वाले करते, लेकिन वाशिंगटन की पुलिस डरती थी उनकी गाड़ी को उठाने से, टो करने से। तो एक दिन मैं यूएसएसआर के मित्र से पूछा, तुम्हारी गाड़ी क्यों नहीं उठा ली? तो अंग्रेजी वो जो उनका स्टाइल है अंग्रेजी बोलने का, मुझे क्या, दे टेक वन ऑफ माई कार इन वॉशिंगटन, आई टेक 10 ऑफ देयर कार इन मॉस्को। तो उसका कहने का ये मतलब था, there was this kind of competition between them. And they would feel it was ultimately stems from a sense of insecurity. If you are a mature democracy, if you are a mature nation, ये छोटी छोटी चीजों का कोई मायने नहीं रखता। हमने आपके लोगों को एक्सपेल किया आफ्टर ड्यू प्रोसेस, हमने ऑब्जर्व किया, देखा है, देखो कॉट रेड हैंडेड निकाल दिया। चुपचाप रहते तो ये भूल जाते, लेकिन बताना है ना, यू हैव टू रिएक्ट। वो मानसिकता मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत जल्दी वो अगर चली जाए तो भी संघ अल्टीमेटली क्यों टूटा है। ब्रिगेडियर साहब इज सिटिंग हियर, ही इज एन एक्सपर्ट। सर, इट वाज अ victory for the West, for the USA, without firing a bullet. Am I correct, sir? The Soviet Union collapsed, Afghanistan में जो हुआ, but ultimately it was the arms race. पैसा खर्च करते जाओ, उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो ये लोग जो हमारी मुकाबला, कई इन्फ्लुएंशियल पीपल मुझसे कहते हैं, एम्बेसडर लेट देम एंटर इनटू एन आर्म्स रेस विद अस, वो अपने आप को लैप्स कर जाएंगे। दे डोंट हैव द मनी। So that is also something that has to be realized by people there कि it's pointless। मान लीजिए अगर 47 में हम पे हमला ना करते वो कश्मीर के ऊपर, और आज तक कहां से कहां उनकी इकोनॉमी चली जाती। You know, estimates are that perhaps the size of their economy would have been 10 to 10 or 15%. Some of my colleagues did a study, up to 15% more than what it is today. कितने हजार लाख स्कूल, हॉस्पिटल सब कुछ आप बना पाते, बट ये मानसिकता बदल। तो एलन राव साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। राव साहब, मैं पूछना चाहता था, ये टेलिंग जो होती है, आई नो फॉर श्योर यू हैव गॉट सो मेनी स्पाइस, पाकिस्तानी स्पाइस, तो आप व्हेन यू आर इन स्पेशल सेल, तो जरा बताइए कि क्या हाउ दे ऑपरेट, पाकिस्तान हाई कमीशन कैसे स्पाइंग में करते हैं काम? देखिए, आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी, हाँ, ठीक है। टेलिंग इंटेलिजेंस करते हैं, पाकिस्तान का जो तरीका, जो पाकिस्तान में थोड़ा ऑडियो राव साहब, थोड़ा ऑडियो बढ़ा, थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। हाँ, ठीक, उनका तरीका है इतना सोफिस्टिकेटेड से जैसे पीछे लगते हैं, और अगर कोई आदमी जाएगा उसका मारपीट भी करें, ये उनका तरीका। ये बात तय है कि लोग कहीं भी, जैसे वहाँ ये है और ISI है, इंटेलिजेंस तरीके से का उनको कोई बात नहीं है, हर काम में होता है, ऐसा नहीं। लेकिन सोफिस्टिकेटेड तरीके से में
क्रिमिनल्स को या ठीक है, टेररिस्ट ठीक है। एलन राव साहब, के लिए- आपका रुख राव दोबारा साहब, करेंगे। आपका ऑडियो ठीक आपका नहीं है रुख सर। हम दोबारा करेंगे। हम सवाल करेंगे संदीप थापर साहब आपसे कि जिस तरह से इसके पहले भी लगातार पाकिस्तान की ओर से या सुरक्षा एजेंसियों की ओर से इस तरह की कोशिश की गई थी। हाल ही में 8 मार्च को भी भारतीय उच्चायोग के सेक्रेटरी का कार से पीछा किया गया था। तो ऐसे में आखिर इस तरह की हरकतें क्यों की जा रही है? किसका हाथ है इस सब के पीछे? देखिए, ये जो पुलिस है, आईएसआई है, जी। जो फौज है, पाकिस्तान में तो फौज को कम करती है। तो बाजवा साहब की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके हुक्म से पूरा पाकिस्तान चलता है, और खासकर इंडिया पाकिस्तान रिलेशन तो चलते ही फौज के हुक्म से हैं। उसमें कोई पाकिस्तान की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री या प्राइम मिनिस्टर का कोई हाथ नहीं है। तो हिंदुस्तान के अगेंस्ट कुछ भी हो, उसके पीछे आईएसआई का हाथ होना लाजमी है। उन्हीं के आदमी टास्किंग करते हैं, उन्हीं के आदमी जो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उन्हीं के आदमी कोशिश करते हैं कि कुछ छोटे कर्मचारियों को या बड़े कर्मचारियों को तोड़ा जाए लोबन दे के। आपको याद होगा थोड़े साल पहले एक लेडी को भी वो हनी ट्रैप में उसकी भी कोशिशें जारी रहती हैं। साम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल किया जाता है कि किसी तरह किसी को तोड़ा जाए, किसी को डरा के, धमका के, पैसे दे के, ब्लैकमेल करके कुछ इंफॉर्मेशन हाथ में आए। तो इसके पीछे ऑब्वियसली आईएसआई का हाथ होता है। ठीक है दीपक बोहरा साहब, सवाल मेरा आपसे है, जिस तरह से इस तरह की हरकतें सामने आ रही है, तो क्या पाकिस्तान भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है? अब मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया। पाकिस्तान क्या कोशिश कर रहा है? अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। डिस्टेबलाइज, जी जी, जो आप कह रहे हैं, अच्छा, बिल्कुल। वो उसकी 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 इतनी ताकत नहीं है, उसकी इतनी औकात नहीं है कि भारत को किसी भी तरह से वो डिस्टेबलाइज करे। इट जस्ट यू नो, इंग्लिश अंग्रेजी शब्द होता है कि उंगल देना हर चीज के ऊपर। अदरवाइज दिस सर्च क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी, मैंने ब्रिगेडियर साहब शुरू में कहा था, उनका समय हमसे आधा घंटा पीछे है। इवन ऑन द टाइम जोन दे वांट टू बी डिफरेंट। हर चीज जो आप समझ रहे हैं क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी, जब तक वो स्वीकार नहीं करेंगे दैट वी बिलोंग टू द सब कॉन्टिनेंट एंड गिव अप दिस फ्यूटाइल सर्च, ये बेकार की आपकी खोज है कि मैं यूरोपियन हूं या मैं अमेरिकन हूं या मैं सेंट्रल एशियन हूं, मैं या अरब हूं, अब मैं टर्किश हूं या मलेशियन हूं। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। यू कांट चेंज हिस्ट्री, यू कैन रीराइट हिस्ट्री बट यू कांट चेंज, बदल नहीं सकते। जो हकीकत है वो तो हकीकत। हम लोगों ने कब ये दावा किया है कि हम भारतीय नहीं है लेकिन हम इधर के हैं या उधर के हैं? तो दिस इज समथिंग दैट यू नो दिस अगेन। मेरे कुछ कजन्स थे, मैं तो उर्दू बोल लेता हूं बट नॉट टू दैट एक्सटेंट। मेरे कुछ कजन थे, वो मास्टर्स इन उर्दू, वो मुझे पिछले 20 साल से कहते थे कि हम समझ नहीं पाते जो उर्दू पाकिस्तान से आती है, इतनी पर्शियनाइज हो चुकी है। दे आर बिकॉज अगेन द अटेम्प्ट इज कि उसको हिंदी या हिंदुस्तानी से अलग किया। तो द होल क्वेस्ट फॉर सेपरेट आइडेंटिटी, ये सब इसके पीछे है। ये एंड इसका कारण है एक्सट्रीम इनसिक्योरिटी। जैसे वोरा साहब, आप जैसे डॉक्टर वोरा साहब कह रहे हैं, पहले उन्होंने कहा, मुझे भी याद है टिल द अर्ली 80s पाकिस्तान की इकोनॉमी हमसे बेहतर होती थी और पाकिस्तान वाज अ वेरी वेल गवर्न्ड स्टेट। ये जब से इस्लामाइजेशन हुआ है, जब से तालिबान, जब से अफगानिस्तान का टेल बैक हुआ है, तब से जो हालात ऐसे भंवर में फंसे हैं पाकिस्तानी अपने ही क्रिएशन में कि जो टेररिस्ट को सप्लाई करना अफगानिस्तान में, वही अब राइडिंग द टाइगर बोलते हैं, वही आके अब उनको तंग कर रहे हैं। वही उसी की वजह से पाकिस्तान एक अच्छे मुल्क, अच्छे इकोनॉमिकली स्टेबल मुल्क से आज कंगाली के हालात पे आ गया है कि उसको भीख मांगनी पड़ रही है सारी दुनिया से, वर्ल्ड बैंक से, और उसके पीछे भी FATF पड़ा हुआ है कि आप प्रूव कीजिए कि आप टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे। लाइक डॉक्टर साहब सेड, इट इज देयर ओन डूइंग। वो खुद इनसिक्योरिटी है, बराबरी करना चाहते हैं हिंदुस्तान से, कर नहीं सकते। मैं तो कई बार कई टॉक शो में बोलता हूं कि पाकिस्तान को अगर सॉर्ट आउट करना है तो 2-3 तरीके हैं। आप अपना डिफेंस बजट 1-1.5% बढ़ा दीजिए, पाकिस्तान उसको कैचअप करते करते मर जाएगा, कंगाल हो जाएगा।
आप उसके जो पानी जा रहा है उसको टैप कीजिए, उसको धमकाइए, वो लाइन पे आ जाएगा। आप ये कहना नहीं चाहिए एक टॉक शो में, आप थोड़ा सा 5-7 हजार 10 हजार करोड़ बलूचिस्तान, सिंध और वहां डालिए, 5-6 10 हजार करोड़ इंटरनेशनल फोरम में डालिए पाकिस्तान को नीचे दिखाने के लिए, 1.5 साल में पाकिस्तान जमीन पे आ जाएगा। लेकिन ये कुछ चीजें पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली नहीं की जा सकती जी। तो बट ये मेरा मानना है कि ब्रिगेडियर साहब डिस्क्रीटली तो कर सकते हैं। आप लोग सजेस्ट कीजिए, पॉलिटिकल विल चाहिए। आप लोग मुहिम चलाइए, आप लोग बहुत स्ट्रांग हैं। मीडिया मुहिम चलाए तो शायद पॉलिटिशियन सुनेंगे, हमारी कोई नहीं सुनता है। नहीं, मीडिया के भी कोई सुनता नहीं आजकल वैसे। बट वी वर टॉकिंग अबाउट जिस पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी इज नाउ एक्चुअली मोस्ट ऑफ इट कंट्रोल्ड बाय आर्मी। वो तो सारे चलाते हैं, अब तो स्नैक्स भी बेचते हैं, सारा राशन भी बेचते हैं वही, एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल, रियल एस्टेट इज कंट्रोल्ड बाय देम। पाकिस्तान आर्मी होगी जिसने कोविड के टाइम में जब पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया है, वो अपनी 20% रेज मांग रहे हैं। जी। नहीं, मांग किससे रहे? अपने से खुद से मांग रहे हैं। खुद से तो मांग रहे हैं। इजाजत हो तो मैं जिस तरह से पाकिस्तान में वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों के साथ उत्पीड़न का जो खबरें सामने आ रही है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ डीसीपी एलन राव साहब जुड़ चुके हैं। डीसीपी साहब, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, खबरें सामने आई है कि पाकिस्तान सुरक्षा एजेंसियों द्वारा ISIS के जो कर्मचारी हैं, जो आदमी हैं, उनके द्वारा जो भारत के जो अफसर हैं उन लोगों का पीछा किया जा रहा है। किस तरह से देखेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक है जिस प्रकार से पाकिस्तान ने अपने हमारे ऑफिसर्स का फॉलो किया है और उनको इस प्रकार से डिमोरलाइजेशन है और अपने देश में इस प्रकार से किसी डेवलपमेंट का पीछा करना, इस प्रकार से ऐसा करना, ये शोभा नहीं देता। कहीं हाँ डेफिनेटली कोई वजह है तो कुछ अगर एज पर रूल उनके पाकिस्तान के में क्या रूल है तो करना चाहिए। तो इस प्रकार से वो दिखा रहे हैं कि मोटरसाइकिल हमेशा पीछे रहती है गाड़ी के, इस प्रकार से आदमी इससे ह्यूमिलेशन फील करता है। ये बिल्कुल गलत है, इसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली संज्ञान में लेना चाहिए और जो एप्रोप्रिएट एक्शन है हमारी तरफ से गवर्नमेंट को पाकिस्तान के लिए इसको बहुत जबरदस्त रिजेंटमेंट शो करना चाहिए और ऐसी चीजें हमें बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल। नो डाउट कि कई मतलब ऑफिशियल काम करने के लिए कई तरीके होते हैं, कानून कायदे होते हैं, रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से कोई काम करते हैं। हर कोई इंटेलिजेंस एजेंसी अगर किसी का इस प्रकार से करते हैं तो वो अपने कानून के दायरे में रहते हुए करते हैं। ऐसा नहीं है कि इतना रूड तरीके से बहुत ही ये ऑब्जेक्शनेबल तरीके से नहीं करते। मेरी आवाज आ रही है? राव साहब, हेलो राव साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। मैं अजय बोल रहा हूँ। हाँ अजय। अच्छा, आप तो स्पेशल सेल में जब थे तो ये जो माना जाता है कि अभी जो टेलिंग हुई है अहलुवालिया की, ये मतलब टिट फॉर टैट है, जो हमने उनके 2 जो ऑफिशियल्स पकड़े गए यहाँ पे फॉर स्पाइंग। तो मैं इनफैक्ट आपसे ये बात करना चाहता हूँ क्योंकि आप जब स्पेशल सेल में थे दिल्ली पुलिस में, मुझे पता है कि आपने कई लोगों को स्पाई नेटवर्क इनके तोड़े थे। तो ये पाकिस्तान हाई कमीशन कितना इन्वॉल्व है इस मतलब इसमें स्पाइंग में? आप ज़रा थोड़ा एनलाइटन कीजिए हमको। देखिए, बिल्कुल जब स्पेशल सेल में मैं था तो बहुत से इंफॉर्मेशन बेस्ड काम होते थे। इंफॉर्मेशन पाकिस्तान हाई कमीशन के लोग इस प्रकार की एक्टिविटीज में जब इन्वॉल्व होते थे, एंटी नेशनल हमारी देश की के विरुद्ध जो कार्रवाई करते थे और टेररिस्ट की मदद करने में वो करते थे, तो हम डेफिनेटली हम भी उसमें उसका टैप करते थे, उनको देखते थे। इसमें कोई डाउट नहीं है, हर देश करता है, अपने देश की सुरक्षा के लिए करते हैं, हम भी फॉलो करते थे और इस प्रकार से उनको पकड़ते थे और एविडेंस के साथ पकड़ते थे। ऐसा नहीं है कि बिना एविडेंस के पकड़ते। मैंने एक बार 2001 में पकड़ा था, जिसमें कई लाखों रुपया कैश मिला था जो कि हाई कमीशन से लेकर निकले थे और वो कैश उसको इस्तेमाल करना था जम्मू एंड कश्मीर में। मुझे हाँ, मैं राव साहब, मैं उसी इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ जो ये आई थिंक डिप्टी हाई कमिश्नर थे जलील अब्बास जिलानी, वही इंसिडेंट है क्या? वही केस है क्या जो हवाला रैकेट पकड़ा गया था? जी जी, हवाला से पैसा आया था और उस पैसे को उन्होंने हवाला के थ्रू वहाँ भेजना था। वहाँ के लोग देने आए थे, उनको हमने पकड़ा था। उन्होंने बताया था कि हमने ये सारा पैसा उग्रवादी घटनाओं को आगे इंस्टिगेट करने के लिए उनको बांटना था, उग्रवादी संगठनों को पैसा बांटा था, कितना पैसा किसी ऑर्गेनाइजेशन को देना है और वो सारा कुछ इसमें सब बताया गया था कि किस
प्रकार से इन पैसे को इस्तेमाल करके एंटी इंडियन एक्टिविटीज को मोटिवेट करके, वहाँ के लोगों को मोटिवेट करके और हमके खिलाफ, देश के खिलाफ जो उग्रवादी घटना है उसको बनाना था। तो ये इस प्रकार से एविडेंस के साथ अगर कोई हो तो ठीक है, लेकिन हमारे देश में अननेसेसरी वहाँ के हमारे ऑफिसर्स को अननेसेसरी फॉलो करके उस प्रकार से ह्यूमिलिएट करना ये ठीक नहीं। हम तो लीगली भी करते थे राव साहब, आप तो ज़्यादा जानते हैं, हम तो लीगली करते हैं। जैसे आपने ये कहा कि हमने वो हवाला रैकेट पकड़ा था, फिर ये केस कोर्ट में जाता है, कोर्ट डिसाइड करता है, कोर्ट का उसका जो संज्ञान लेता है। आप ज़रा उसमें रोशनी डालिए। हम इलीगली नहीं करते ना, मतलब ये कह रहा हूँ। नहीं, इलीगली कुछ नहीं होता, इलीगली नहीं होता, सब काम लीगली होता है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, हम लीगली करते हैं ना। हमारा देश कानून हमें परमिट करता है, वही हम करते हैं। जो आदमी इंफॉर्मेशन देते हैं, हम कोई ऐसा नहीं है कि हम एम्बेसी के हाई कमीशन के अंदर नहीं जा सकते, जाने लीगली वो जा नहीं सकते। तो जो आदमी बाहर घूम रहा है ऐसे लेकर, हमारी अभी भी जैसे पीछे पकड़े हैं हमने 2 पाकिस्तानी को किया है, हमारे स्पेशल और मिलिट्री इंटेलिजेंस के बेस पे पकड़ा है, तो उनके खिलाफ एविडेंस था और वो आउट ऑफ हाई कमीशन एरिया हमने उनको पकड़े हैं और काफी सॉलिड एविडेंस है, लीगली तरीके से उनको पकड़ के उनको रिपोर्ट किया है। तो इस प्रकार से अगर कोई कानून के हिसाब से कार्रवाई हो तो ज्यादा बेहतर है, और बिना कानूनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जिस प्रकार से किया जा रहा है पाकिस्तान में, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। जी, जो आपने केसेस हैंडल किए और जो आपने इंटरोगेशन किया है, बाकी चीज़ें किए, तो आप ज़रा बताएंगे कि जो पाकिस्तान हाई कमीशन किस तरीके की एक्टिविटीज, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ करते हैं ऑफिशियल वहाँ पे, कितना इन्वॉल्व है? आपकी आवाज़ क्वेश्चन समझ नहीं आया, आवाज़ बिल्कुल क्लियर समझ नहीं आई। मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे आपने अपना मतलब कई लोगों को पकड़ा और इंटरोगेशन भी किया, केसेस हैंडल किए, उसके बेसिस पे पाकिस्तान हाई कमीशन किस किस टाइप की एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं ऑफिशियल उनके? ये कई केसों में हमने पकड़ा है जो इंडियन हाई कमीशन के लोग हमारे देश के खिलाफ जो एक्टिविटीज उसमें शामिल होते थे उनको पकड़ा था। अब जो उनके नाम तो नहीं याद है, मुझे बता नहीं सकता, लेकिन ऐसे बहुत से ऑफिसर्स को हमने, बहुत से ऑफिसर्स को यहाँ पे किस टाइप, दिल्ली से पकड़कर उनको रिपोर्ट किया। किस टाइप की एक्टिविटीज, किस बहुत सीनियर लेवल के ऑफिसर्स थे, वो कोई आर्मी प्रकार से वो किस प्रकार की एक्टिविटीज, तो एक हवाला से पैसा लाना और हमारे देश के लोगों को मोटिवेट करके हमारे देश की मिलिट्री इंफॉर्मेशन देना, आर्मी के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ऐसी कई चीजें मिली है। जो हमारे आर्मी के स्ट्रेटेजिक पॉइंट के नक्शे उनसे मिले थे, वो सारी चीजें हमने रिकवर की हैं और उन पर केस भी, जो हमारे इंडिया के लोग के साथ मिले हुए थे उन पर केस चले हैं और उनको सजा भी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग ये चाहते हैं पाकिस्तानी आदमी कि हमारे यहाँ की जो मिलिट्री की एक्टिविटीज है, हमारे मिलिट्री की स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, हमारी क्या क्या डेवलपमेंट क्या क्या हो रही है, किस प्रकार की हमारी पॉलिसीज हैं, उन सब के बारे में वो जानना चाहते हैं। और वो उनका एक ही मकसद है कि हमारे हमसे किस प्रकार से वो दुश्मनी निभाएं, या कोई आगे की तैयारी अगर वार फेयर करना है तो उसमें वो एडवांस स्टेज में उनको मालूम होना चाहिए, उनका परमिशन होता है, जो कि इंटरोगेशन से उनसे मिला था। आतंकवाद को बढ़ावा देने में भी उनका हाथ है? हेलो पागल, आतंकवाद, टेररिज्म को एनकरेज करने का इंडिया में, उसमें भी हाथ है उनका? वो हमारे लोगों को, जैसे हमारे हर देश में ऐसे होते हैं जो देश के गद्दार होते हैं, ऐसा भी नहीं है। हमारे जो उनसे कनेक्टेड जो आदमी हमारे देश में किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से ऐसे होते थे, उनको भी हमने पकड़ा। ऐसा नहीं हमने पकड़ा है, बट उनको पकड़ने के बाद उनसे लिंक और ये सारा करने के बाद में उनसे केस कराया, हमने अपने देश के लोगों पे केस कराया और उन लोगों को थ्रू MEA जो लीगल तरीके से हमने उनको रिपोर्ट किया। जी, डॉक्टर वोरा आपके पास आएंगे। आपने अभी सुन लिया राव साहब क्या कह रहे थे, पाकिस्तान हाई कमीशन कितना इन्वॉल्व है, डिस्पाइट वियना कन्वेंशन, अदर कन्वेंशंस इन प्लेस, बट दे आर डूइंग ऑल दिस नेफेरियस एक्टिविटीज। आप क्या कहेंगे? ये लोग, ये पहली बार नहीं है कि हो रहा है। 50s में वाज द फर्स्ट एक्सपल्शन, पहली बार हमने निकाला था, फिर 60s में, 70s में, 80s में चलता रहता है। देन पाकिस्तान करते हैं जिसको हम टिट फॉर टैट एक्सपल्शन कहते हैं। बट इंटरेस्टिंगली हमारा जो इलाका है, बांग्लादेश ने पाकिस्तानियों को बाहर, डिप्लोमेट को पर्सोना नॉन ग्राटा PNG डिक्लेयर करके निकाल दिया, नेपाल ने कुछों को निकाला है, यूनाइटेड स्टेट्स ने तो गिरफ्तार किए थे और उनको वापस दे दिया। तो ये हरकतों से बाज नहीं आते। अगेन आई रिपीट, वो एक्सट्रीम इनसिक्योरिटी जो है, जहां जहां हमने बात की है, अरब देशों में मैंने सर्व किया है, उनसे कई बार उनकी एजेंसी से हम लोग बातचीत करते हैं, वो कहते हैं ओके, हम लोग, आप लोग जो है एटलीस्ट यू फॉलो द लॉ,
लेकिन आपका जो पड़ोसी मुल्क है उन पर हम बड़ी कड़ी नजर रखते हैं। मैंने कहा वो तो कहते हैं कि वो इस्लाम के आधार पर उनका देश बना था, तब सऊदी अरेबिया के साथ तो क्लैश होगा। वो कहते हैं हम तो गार्डियंस हैं, वो बड़ी कड़ी नजर रखते हैं। तो उन्होंने बाहर निकाले हैं इनके, तो यूएई से भेजे गए। तो दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस इन डिप्लोमेसी। शायद सबसे ज्यादा एक्सपल्सिव, मैंने इसको रिसर्च नहीं किया, शायद सबसे ज्यादा डिप्लोमेट किसी देश के पूरी दुनिया में अगर बाहर भेजे गए हैं एज पर्सोना नॉन ग्राटा, वो देश पाकिस्तान। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपसे पूछूंगा, सिंस यू आर अ वेटरन, पाकिस्तान आईएसआई एक यूनिट है, इनफैक्ट इट्स नॉट ए यूनिट, इट्स अ कंप्लीट गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, जो एक्चुअली इट कंट्रोल्स एवरीथिंग। इनफैक्ट आई नो केसेस जहाँ पे आर्मी ऑफिशियल्स ऑफ द रैंक ऑफ मे बी ब्रिगेडियर्स ऑल्सो दे जस्ट डिसअपियर्ड अगर उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोला अगेंस्ट द आर्मी और द स्टेट। तो हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन, आईएसआई बिकमिंग सो पावरफुल दैट इट इज अ स्टेट इन इटसेल्फ? इसमें कोई शक नहीं है कि आईएसआई इज वेरी पावरफुल एंटिटी पाकिस्तान में। और आप आईएसआई और जो चीफ है, आर्मी चीफ के बारे में लोग बोलते हैं, आईएसआई के बारे में इतना लोगों को मालूम नहीं है। अब पूरी अफगानिस्तान पॉलिसी आईएसआई पाकिस्तान की आईएसआई ने डिवाइस की है और इम्प्लीमेंट की है। उसकी जेएनके पॉलिसी भी आईएसआई की इजाद है जिया के टाइम की, और उन्होंने ही इसको इम्प्लीमेंट भी करवाया है। ट्रेनिंग से लेके वेपन सप्लाई, कैश, हर एक चीज में वो मुलविस हैं। और उन्होंने इसको काफी फाइन ट्यून भी कर लिया है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आईएसआई एक बहुत एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की। कुछ ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है वो जितनी एफिशिएंट हैं आईएसआई की तरह हैं, 2-4 हैं, लेकिन आईएसआई इज देयर द टॉप 5, क्योंकि उन्होंने इसको अपना मकसद बना लिया है कि कैसे हमने हिंदुस्तान को और अफगानिस्तान में अपनी सबवर्सिव एक्टिविटीज में एक्सपर्टीज। एब्सोल्युटली बहुत वो अंदर भी। बट मैं पाकिस्तान भुट्टो को अगर असैसिनेट करना है तो मुशर्रफ किसको इस्तेमाल करेगा? आईएसआई को इस्तेमाल करेगा, या और किसी पॉलिटिकल अपोनेंट को। अगर इस्लामाबाद में लोगों ने घेर लिया है, इस्लामाबाद को आवाजाही नहीं होने दे रहे पॉलिटिकल लीडर्स या रिलीजियस लीडर्स, तो कौन अप्रोच करेगा? आईएसआई इनको अप्रोच करेगा। आईएसआई का मतलब, अप्रोच करने का मतलब वो बोलेंगे ये तो या तो जो हम बोल रहे हैं वो करो, वरना फिर हम अपने तरीके। ये तो इतने पावरफुल हैं अगर देखा जाए तो। कई बार तो ये भी बोला जाता है कि आर्मी चीफ जो पाकिस्तान का है वो लेफ्टिनेंट जनरल जो आईएसआई हेड होता है उससे भी डरता है वो, बिकॉज ही डजंट नो हाउ मे बी ही मे आल्सो बी टेकन केयर ऑफ। यू कैन कई बार आईएसआई चीफ ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर चीफ की भी नहीं सुनी और अपनी मर्जी चलाई है। जैसे अफगानिस्तान में, अब मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, उनका बड़े फेमस आईएसआई की चीफ थे जिन्होंने अफगानिस्तान में अपनी पॉलिसी चलाई। तो डॉक्टर वोरा, मैं अगर इसी बात पे आपसे पूछूं तो हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? व्हाट ब्रिगेडियर साहब सेज इज स्पॉट ऑन, बिल्कुल सही है जो इन्होंने फरमाया। इट्स अ गवर्नमेंट विद इन अ गवर्नमेंट, इट्स द गवर्नमेंट, द अदर्स आर। आई थिंक दिस इज द सुपर गवर्नमेंट, नॉट द गवर्नमेंट विद इन गवर्नमेंट। इट्स द सेंटर ऑफ अथॉरिटी। लेकिन एक चीज हम लोग, अंग्रेजी में कहावत है दैट द लेसन ऑफ हिस्ट्री इज देयर इज नो लेसन ऑफ हिस्ट्री। मैं नॉर्थ अफ्रीका में आई सर्व, जिसको हम वेस्ट एशिया कहते हैं, आई सर्व इन ट्यूनीशिया जहां पे अरब स्प्रिंग शुरू हुई थी। गुस्सा लोगों का था अगेंस्ट द मुखाबरत, द सीक्रेट सर्विस। फ्रॉम देयर इट वेंट टू द प्रेस। इजिप्ट डिक्टो, येमेन डिक्टो, लीबिया डिक्टो। गुस्सा आता था अगेंस्ट द सीक्रेट सर्विस, जो एजेंट्स हैं ऑफ द कोअर्सिव पावर जिसे हम कहते हैं ना, डराने की और धमकाने की जो शक्ति है, उसके जो एजेंसी सबसे पहले उनको मारा। Now this is a lesson I believe if somebody in the ISI is listening, you should learn this lesson कि गुस्सा पहले, जब अगर कभी भी कौम उठेगी, पहले आपको वो निशाना बनाएंगे और फिर आपके पास सर छुपाने की जगह नहीं होगी। We have seen this in many dictatorships.
in my career, which I started in 73, ऐसे कई देशों में, सूडान में अभी हुआ है. बट सर यहाँ पे I may try, maybe I will maybe draw a distinction, because ISI is not the real dictator in the, I mean, it doesn't come out in the open, it works discreetly. It's not as I think everybody in Pakistan knows who they are. they know, but they are like a hidden, they are behind the curtain, they do everything behind the curtain, but they don't come forward. There is a nuance in this, because the Pakistanis are aware that जब भी change of government हुई है, coup हुआ, जो भी हुआ है, it has been with the support of the ISI. It's not a very admired entity in Pakistan. The military is, because military ने जो narrative दिया है कि we are the defenders of Pakistan, हम अगर एक दिन सो जाएंगे, पाकिस्तान टूट जाएगा. But the ISI is not that highly admired. You have to make this distinction. Remember this. और जिस दिन वहाँ पे पाकिस्तानी स्प्रिंग हुआ, पहले इनको ठोक. मैं आपको एक और एनेक्डोट बता सकता हूँ कि एक विजिट में मैं एक पाकिस्तानी ने मुझे बताया था, एक फ्रेंड है, जर्नलिस्ट है, इनफैक्ट ही टोल्ड मी दैट आप तो अच्छे, यू वेर बेटर ऑफ कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी आई, हम तो आर्मी के चुंगल में ऐसे फंसे हैं कि हम निकल नहीं पा रहे हैं. So they know it, but they don't know how to come out of it. It will come. It has to be spontaneous. Wherever I've seen this happen, it's always spontaneous with one little spark. किसी ने खुदकुशी कर ली, अपने ऊपर केरोसिन डाल के जला लिया, जैसे ट्यूनीशिया में हुआ था, या फिर जो इजिप्ट के थे होस्नी मुबारक, उसने अपनी मुखाबरत को बोला कि उनको मार दो जो लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं. चाइना में भी हुआ उनका, टाइनानमेन स्क्वायर में. So ultimately, democracy, may I just say this, is like a balloon full of water. आप इधर से पोक करेंगे, उधर से बाहर निकलेगा, नीचे से करेंगे, ऊपर से बाहर निकलेगा. But if a system is rigid, a dictatorship, वो टूट जाता है. But the army का वहाँ पे ये है ना कि they don't even, I mean, they nip the dissension in bud. As I said कि even the brigade, I know brigaders have vanished, and उनकी फिर लाशें मिली 3-4 दिन के बाद, because they spoke sense or they spoke against the military or something. So they don't allow. I don't. Yeah, absolutely. I mean, it's very tightly controlled. They don't even leave their own military officers. They will not allow them to speak. वो तो मजाक करते हैं ना कि yes, we have freedom of speech in Pakistan as long as I say what the ISI wants. Yes. I have total freedom to say that. So I mean. तो ब्रिगेडियर साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि आर्मी एक्चुअली इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग इन पाकिस्तान बाय क्रिएटिंग ए स्केयर दैट इंडिया हमला करेगा तो हम ही हैं जो आपको बचा सकते हैं. हाउ डू यू सी इट? कोई शक नहीं है. आप देखिए, जब भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की है या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की है, कुछ पीस टॉक्स हो, कुछ हालात सुधरे, हमारे मोदी साहब अफगानिस्तान से होते हुए ड्रॉप कर दिया नवाज शरीफ के बर्थडे पे, ऐसे, या लाहौर यात्रा, जब भी हुआ है पीछे से पाकिस्तान आर्मी ने या कारगिल किया है या पठानकोट किया है या उड़ी किया है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है हिंदुस्तान से पीस रखने का. जो भी पीस होगी तो उनकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, उनको पैसा नहीं मिलेगा, उनको पर्क्स नहीं मिलेंगे, कॉर्नर प्लॉट्स नहीं मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, जो उसकी इंडस्ट्री चल रही है पाकिस्तान की आर्मी की ट्रेड में, वो नहीं होगा, उनकी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी. तो वो चाहते हैं कि दुश्मनी बने रहे. और जब से न्यूक्लियर पावर आया है, उनको भी पता है कि कोई लड़ाई, फुल फ्लेज लड़ाई होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो खौफ बिठाए रखते हैं हिंदुस्तान का, ताकि उनका रेलेवेंस और उनका बजट रहे. जैसे ब्रिगेडियर साहब आपने बोला, इनफैक्ट मैं ये मानता हूँ कि नवाज शरीफ जो अपना दोस्ती कर रहे थे, इनफैक्ट ही मेड लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स टू मेक पीस विद इंडिया एंड मेक फ्रेंडली रिलेशंस विद मोदी जी, एंड आई थिंक उसी की वजह से ही वाज टेकिंग केयर ऑफ. जी हाँ, दैट इज माय बिलीफ. एक चीज शुक्ला साहब, ब्रिगेडियर साहब, आई जस्ट वांटेड टू रेफर टू अ कंट्री कॉल्ड कोस्टा रिका, which is in Central America. And Latin America, तो South America, हम coup continent कहते हैं. वो धड़ाधड़ in the 19 from up to about 20 years ago, एक के बाद coup होता था. कोस्टा रिका को ये डर था कि सारे जो फौजें हैं हर जगह coup करते हैं, उन्होंने आर्मी को डिस्बैंड कर दिया. It's the only country in the world that doesn't have an army. We are much happier with ours. We don't need these fellows. और अब बड़े मजे से वो देश जो है डेमोक्रेटिक पुलिस फोर्स है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, but there's no military. One country in the world that doesn't have an army. So maybe something like this, some kind of revolution like this, हमारे पड़ोसी मुल्क में आना चाहिए, where the army is feared, डरते हैं, हमारे देश में इज्जत करते हैं.
May I just put it this way, Brigadier Saab, पाकिस्तान the में Indian Army, आपके और मेरे टाइम में नहीं होगा ये। may I say it Not in our to you, time. Brigadier Saab, the Indian पाकिस्तान Army is में- respected. The Indian Army is respected. The Pakistani Army is suspected by their own. It's feared also. It's also It's feared. respected. उनकी भी क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे कम वो करप्ट हैं। थोड़ी सी कोशिश करते हैं गवर्नेंस की जब भी मार्शल लॉ करते हैं, लेकिन सक्सीड नहीं कर पाते। वो जो प्रेसिडेंट बनाते हैं, मार्शल लॉ डिक्टेटर बनाते हैं, वो फिर और चीजों में लग जाता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी ज्यादा विश्वास करते हैं आर्मी में सर, देन मैं यहाँ आई वुड लाइक टू इंटरजेक्ट। इनफैक्ट ISI ने तो यहाँ पे मुशर्रफ तक नहीं छोड़ा। इनफैक्ट दे ट्राई टू असैसिनेट हिम आल्सो। जी हाँ। हाँ? तो US में CIA के बारे में कहते हैं बहुत सी चीजें। राव साहब, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, ISI इतना स्ट्रांग है, एक मिलिट्री इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग होके, हाउ डज इट रिफ्लेक्ट ऑन अ कंट्री सिंस यू हैव बीन देखिए कौन साहब, बिल्कुल डॉक्टर वोरा जी ने बताया और साहब ने बताया कि वहाँ पे आर्मी का रूल है, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। जैसे आप लोग समझते हैं डेमोक्रेसी कराएगा लोग, लेकिन टोटल कंट्रोल बाय ISI एंड आर्मी। तो ये किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है। उनको सोचना चाहिए कि भारत के फंड को कंट्रोल में पूरा करने चाहते हैं, उसको देखते हैं और वो कभी देश का भला नहीं सोच रहे हैं। पाकिस्तान की यही दुर्भाग्य है कि वो अपने देश का भला ना सोचकर दुश्मन का हमारे देश को दुश्मन समझ के और अपना ज्यादा रिसोर्सेज हमारे ऊपर खर्च कर रहे हैं। वो गलत बात है। तो अपना डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए और एक्टिविटीज जो हमारे गुलाम कर रहे हैं उसे रोकना चाहिए। और जो जितना पैसा वो खर्च कर रहे हैं टेररिस्ट कैंप पे, टेररिस्ट ट्रेनिंग पे, उस खर्चे को हटा दें, डेवलपमेंट के काम में लगाना चाहिए। और जिस देश में ऐसा चलेगा वहाँ पे भगवान मालिक होगा। अच्छा डॉक्टर वोरा, मैंने जैसे अभी पूछा था पहले भी कि ये जो नवाज शरीफ ही वांटेड टू हैव रैप्रोचमेंट विद इंडिया एंड उसको फिर वो पनामा स्कैम में फंसा के हटा दिया। आई फील आर्मी वाज बिहाइंड इट। आप क्या कहेंगे? There is no doubt about it that any time, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, जब दोस्ती करने की कोशिश की किसी भी पाकिस्तानी लीडर ने, तो उसको वहां से हटा दिया गया। Attempt was made on Musharraf's life. बेनजीर भुट्टो के बारे में ये कहा जाता है, she wanted to be friends, she was assassinated. नवाज शरीफ का तब जानते, पहले तो सऊदी अरेबिया चले गए कितने साल के लिए, then he came back, became prime minister, अब फिर भाग गए हैं। मुशर्रफ साहब खुद भाग गए हैं। I mean, all their leaders have gone into exile. Because Musharraf after 2005 he tried a lot to mend ways with India, and that is why he was targeted. That's every time because the unity in Pakistan, they have the narrative कहानी जो है कि this unity is based on hostility towards. जिस दिन दोस्ती हो गई, हमारा जो अंग्रेजी में कहते हैं raison d'être, हमारे जीने का मकसद खत्म हो जाए। जी। So therefore, it's only a people's movement in Pakistan. I'm totally convinced it has to be a people's movement. Brigadier Saab may not agree that they will put out the ISI, but I believe they will. ठीक है। People everywhere want freedom. Dr. I don't agree with that कि Pakistan will ever have a situation where there will be no army. ये कभी नहीं होगा। आपके और मेरे टाइम में तो नहीं होगा कि आर्मी डिस्बैंड I also agree with ब्रिगेडियर साहब। जी, माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक बोहरा साहब, एलन राव साहब, ब्रिगेडियर संदीप साहब, बहुत स्वागत है आप, बहुत शुक्रिया आप सभी का चुनने के लिए। और ऐसे में जिस तरह से अब जब देखने वाली बात होगी कि भारत किस तरह से इसका जवाब देगा, इस तरह की गतिविधियों का, इस तरह की खबरों का, यह आने वाला वक्त बताएगा। और इसी के साथ फिलहाल यहाँ इतना ही। AP न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।